हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में G20 और G21 के समिट हुए। भारत में ये पहली बार समिट हुए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, खास तौर पर यूपीएससी की प्रीलिम्स की दृष्टि से। आप में से कई सारे बच्चों के मन में प्रश्न होंगे कि ये सर किस तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये न केवल आपके करंट के सब्जेक्ट को कवर कराते हैं, बल्कि इस G20 के जरिए आप भारत की विविध आर्ट एवं कल्चर को भी देखेंगे। साथ ही आपके हिस्ट्री के काफ़ी ऐसे पोर्शंस को टच करते हैं जिनमें विगत कई वर्षों में कई प्रकार के प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस G20 समिट के जो भी वीडियो आएंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा हमने 5 पार्ट में कवर कराने की कोशिश की है और ये हमारा अभी पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम क्या क्या कवर कराएंगे, पार्ट 2 में क्या क्या कवर कराएंगे, या टोटल 5 पार्ट में क्या क्या कवर होगा, वो चीज़ें अभी हम आपको आगे बताएंगे। बट अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ लें कि ये हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस आती हैं डेली, ये उन्हीं का एक पार्ट है। हमने बस इसको अलग से इसलिए कर दिया ताकि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन एक पूरे सीक्वेंस में मिल जाए। चाहे G20 हो, चाहे आसियान हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे बिम्स्टेक हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की ये प्लेलिस्ट है। उसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये हमारा G20 या 21 का पार्ट 1 है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं, इस क्लास को पढ़ें कि इस क्लास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, यूपीएससी हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछेगी और उन प्रश्नों के जरिए हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे आप YouTube को छान मारें, पूरे किसी भी बेहतर से बेहतर टीचर को पकड़ लें, किसी ने भी इतना डेप्थ में G20 को यूपीएससी के हिसाब से नहीं कवर कराया है। ठीक है, तो आप में से जो भी बच्चा डेप्थ में जानना चाहता है G20 को, प्रीलिम्स को लेकर यूपीएससी 2024 के लिए, वो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, स्पीड मोड में मत पढ़ना, सिंपल मोड में पढ़ना। अब बात आती है कि इसकी पीडीएफ सर कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। श्री आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाएं और लिंक में क्लिक करेंगे, वहाँ आप पीडीएफ मांग सकते हैं। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 21 अगस्त 2023 से श्री आईएएस एकेडमी ने अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस की शुरुआत कर दी हैं। आप में से जो भी बच्चा करंट अफेयर्स की क्लास ना कर रहा हो, वो इन क्लासेस को प्रॉपर करे, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से हम आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस कवर करा रहे हैं, उनका पूरा का पूरा उद्देश्य यूपीएससी के प्रीलिम्स को कवर कराना है। और ख़ास बात यह कि इन करंट अफेयर्स की क्लास के जरिए आप अपने 60% जीएस के ट्रेडिशनल टॉपिक को भी कवर कर लेंगे और ये भी समझ जाएंगे कि कैसे यूपीएससी प्रश्न आपसे पूछती है और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि हम न केवल अब करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि आप लोगों के लिए एमसीक्यू की भी शुरुआत कर चुके हैं। यानी कि ये जो करंट की क्लासेस होंगी, इन्हीं बेस्ड पर आपको डेली 10 एमसीक्यू मिलते हैं, जो कि श्री आईएएस एकेडमी का एक अलग से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार चैनल दिखा देता हूँ, आप में से जिन बच्चों ने ना देखा हो तो वो इस तरीके का चैनल है। इसकी भी लिंक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर नीचे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है कि ये डेली यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एमसीक्यू सीरीज का चैनल है। आप यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं और लिंक भी हमसे मांग सकते हैं। प्रश्नों का स्तर आप देख सकते हो कि इस तरीके के प्रश्न हैं। जैसा यूपीएससी ने प्रश्न पूछना शुरू किया पैटर्न में, केवल 1, केवल 2, केवल 3 के हिसाब से, हम वैसे प्रश्न यहाँ पर क्रिएट करके देते हैं। आपको यहाँ पे सही आंसर भी पता चलता है कि क्या इसका सही आंसर होगा। उसके लिए आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा है, चर्चा में रहा शब्द ब्रेकिंग क्या है, तो आप यहाँ पर कोई भी क्लिक करें। मान लो आपने यहाँ पर बी को क्लिक किया तो आपको पता चल गया सही आंसर 31% लोगों ने दिया। ठीक है, अब आप इस बल्ब वाले आइकन को जब प्रेस करेंगे तो ऊपर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपके मोबाइल में भी ऐसे ही ये काम करता है। ठीक है,
तो आप में से जो भी बच्चा ना कर रहा हो वो इसको करे। देखिए 17 सितंबर के 17 को पहुंच गए, ठीक है। 18 सितंबर के एमसीक्यू 18 सितंबर को। अब यहाँ पर होता यही है कि 17 सितंबर को जो एमसीक्यू हम भेजते हैं वो 16 सितंबर के होते हैं और कुछ एमसीक्यू प्रीवियस के होते हैं, ठीक है। तो इससे आपका करंट काफ़ी अच्छे से रिवाइज होता है। इतनी बातें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमें इस क्लास को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये क्लासेस टोटल आपको 5 पार्ट में मिलेंगी, क्लियर। आज ही हमारा इसका पार्ट 1 है और अपने इस पार्ट 1 में आज हम बेसिक देखेंगे। बेसिक क्या क्या देखेंगे कि G20 क्या है, न्यू दिल्ली में क्यों हुआ, क्या कारण था, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी जो थीम है, इसका जो लोगो है, उसका क्या मतलब है और उस पे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ये हमारा आज का पार्ट 1 होगा। कल जो हमारा, या कहें कि अगले दिन जो हमारा पार्ट 2 आएगा, उस पर हम इससे आगे की बातें करेंगे। आगे की बातें क्या करेंगे कि इस G20 के दौरान भारत ने कौन कौन सी चीज़ें अपनी यहाँ पर स्पेशलाइज कैटेगरी के रूप में प्रूव की हैं। जैसे भारत का आर्ट एंड कल्चर, उसमें आर्ट एंड कल्चर में भी कि मंडपम का क्या मतलब है, ठीक है, नटराज की मूर्ति का क्या मतलब है, इसका हिस्ट्री से क्या बैकग्राउंड है, कोणार्क के टेम्पल के जो रथ के पहिए का व्हील का यूज किया गया उसका क्या मतलब है, और वो विभिन्न प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट या कहें शिल्प कलाएं जो इन लोगों को गिफ्ट में प्रोवाइड कराई गई हैं, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि वो जो उपहार दिए गए हैं, शेष उपहार जो दिए गए हैं, वो उपहार कौन कौन से हैं, उनमें किनको जीआई टैग मिला है, किनको नहीं मिला है, उनका हिस्ट्री से या करंट अफेयर से क्या संबंध है। फिर हम ये देखेंगे कि इसमें नया क्या हुआ, या कहें कि वो निष्कर्ष क्या निकले। निष्कर्ष का मतलब जैसे अफ्रीकी यूनियन का पार्टिसिपेशन हुआ और भी कई एग्रीमेंट हुए, ठीक है। तो यहाँ अफ्रीकी यूनियन का एक परिचय देने के बाद हम अपने सीधे पार्ट 4 में आएंगे और वहाँ अफ्रीकी यूनियन को न केवल डिटेल में पढ़ेंगे बल्कि हम ये देखेंगे कि जो मध्य पूर्व भारत और यूरोप के मध्य जो ये गलियारा बनाया जा रहा, या जो कहें एक तरीके का आप ट्रांसपोर्टेशन का मार्ग बनाया जा रहा है, वो क्या है। साथ ही भारत ने इस G20 में जो अलायंस बनाया जैव ईंधन को लेकर, बायोफ्यूल को लेकर, वो क्या है, उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा जो पार्ट होगा पार्ट 5, उसमें हम देखेंगे कि इसका सामाजिक आर्थिक परिदृश्य क्या है। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का मतलब कि G20 के जो विभिन्न देश हैं उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है और भारत उसमें किस मामले में आगे और पीछे है। अंतिम इसी में एक बात आएगी निष्कर्ष के रूप में, अर्थात कि इतना सब करने के बाद भारत को इस G20 से क्या सीखना चाहिए और भारत ने क्या सीखा है, साथ ही भारत ने दुनिया को इस G20 के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जब आप इसको पढ़ेंगे इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको G20 को लेकर कहीं और भटकने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में G20 को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला तो इसके लोगों को लेकर बनेगा, दूसरा इसमें जो वाक्य यूज किया गया श्लोक उसको लेकर क्वेश्चन बनेगा, तीसरा इसमें अफ्रीकन यूनियन को लेकर क्वेश्चन बनेगा, चौथा इसमें भारत का क्या संबंध है, यानी कि पहली बार है, दूसरी बार है, कब इसने ऑर्गेनाइज किया। फिर इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो मेंबर से तुलना करते हुए कि G7 में कौन कौन से मेंबर हैं, G8 में कौन कौन से मेंबर हैं, या ब्रिक्स में कौन कौन से हैं, या EU में कौन कौन से हैं, या बिम्स्टेक में कौन कौन से हैं, या आसियान में कौन कौन से, या एशिया पैसिफिक फोरम में कौन कौन से हैं। ऐसे तुलनात्मक करके भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपका इसमें क्वेश्चन बन जाएगा शब्दावलियों को लेकर। शब्दावलियों में जैसे ट्रोइका क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, या मर्कोसुर क्या है, ठीक है, या फिर ब्लैक सी ग्रेन पहल क्या है,
ऐसे प्रश्न बनेंगे। क्लियर। फिर इसी में जब हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर को लेकर, तो उसमें जैसे नटराज की मूर्ति ये किस टाइम पीरियड पे आई, इसका क्या अर्थ है, इसमें जो दैत्य है उसका क्या नाम है ना। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनेंगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बनेगा वो ये मंडपम की जो धारणा है ये कहाँ से ली गई है, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इस पे प्रश्न बन जाएगा। जो गिफ्ट दिए गए उनमें कौन कौन से जीआई टैग हैं, जो लोगों ने कपड़े पहने, ठीक है, उनमें से कौन कौन से भारतीय परिधान है, कौन कौन सी साड़ी कहाँ की फेमस है, कौन सी धोती कहाँ की फेमस है, और ट्राइफेड ने क्या क्या गिफ्ट दिए। कहने का मतलब इतने प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यकीन मानिए कि जब आप पूरे के पूरे 1 से लेके 5 पार्ट कर लेंगे, आपका हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो धैर्यपूर्वक इस क्लास को सुनना, हवाबाजी में सुनना हो तो अभी इसको आप छोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है। देखते हैं, आपको ये पीडीएफ जो G20 की है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आप में से जो भी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ा हो वो जुड़ जाए। देखो, आप टेलीग्राम पे जुड़ोगे, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना, आपका फ़ायदा होगा। आपको पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यू मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, आंसर राइटिंग वगैरह होती है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस इमेज को ही देख लेते हैं। जैसे आप ये इमेज देख रहे हो तो ये एक लोगो है पूरा G20 का। ठीक है, अब इस इमेज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, G20 का मतलब क्या हुआ कि 20 इसमें देश हैं। अभी तक कितने थे? 19 देश थे, और एक यहाँ पर यूनियन थी जिसका नाम, एक संगठन था जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन, इसलिए इसको G20 कहा जाता था। बट जब भारत ने इसको ऑर्गेनाइज किया गया तो भारत ने इसमें एक और संगठन, जैसे EU है उसी तरह से अफ्रीकन यूनियन को भी पार्टिसिपेट करा दिया। तो अगर क्वेश्चन डेप्थ में आएगा तो ऐसे बन सकता है कि G20 में 19 देश एवं 2 संगठन है, यानी कि टोटल ये G20 अब 20 न रह के 21 हो गया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये पृथ्वी का क्या मतलब, ये कमल का क्या मतलब है। कमल वास्तव में कीचड़ में खिलता है, तो ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि दुनिया की कोई भी इकोनॉमी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो अपने आप को ग्रो करा सकती है। ठीक है, तीसरी बात कि इस कमल में कितनी पत्तियां हैं? 3, 2 5 और 2 7, मतलब 7 कलियां आप कह सकते हो, पंखुड़ियां कह सकते हो। ठीक है, 7 पंखुड़ियां हैं। ये 7 पंखुड़ियां वास्तव में 7 कॉन्टिनेंट को प्रेजेंट करती हैं, 7 महाद्वीप को, जिसमें आप पढ़ते हो ना, एशिया पढ़ते हो, यूरोप पढ़ते हो, नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हो, साउथ अमेरिका पढ़ते हो, अंटार्कटिका पढ़ते हो। ठीक है, आप अफ्रीका पढ़ते हो, तो ये एक तरीके के आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी आप कर लो, ये 7 आपको कॉन्टिनेंट मिलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। अब बात आती है इस लोगो को किसने बनाया है। तो जो भारत के फेमस चित्रकार हैं जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक, उन्होंने ये लोगो डिज़ाइन किया है। उनका कई जगह पे नाम आता है, वो रेत में बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाते रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसमें एक शब्द लिखा है नीचे थीम में, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली करके। ठीक है, उसका क्या मतलब है? तो ये वसुधैव कुटुंबकम जो ये है, ये महाउपनिषद से लिया गया है। महाउपनिषद क्या है? ये एक विष्णु उपनिषद है, उसका सब पार्ट है। एक श्लोक है अयम निजा परोप गणना को लेकर। ठीक है, तो वहाँ से लिया गया। अभी मैं पूरा आगे दिखाऊंगा, अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छी लगे अंदर। ठीक है, तो ये विष्णु पुराण से लिया गया, सॉरी विष्णु पुराण का नाम विष्णु उपनिषद से लिया गया है, जो कि जिसका एक सब उपनिषद है, उपभाग है महाउपनिषद। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में महाउपनिषद आ जाए तो भी आप टिक कर देना, विष्णु उपनिषद आ जाए तो भी आप टिक कर देना, वेद को टिक मत करना। क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके मन में आएगा, मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर एक और हम ऐसे ही पढ़ते हैं वसुधैव कुटुंबकम की तरह, एक श्लोक और है भारत में जो फेमस है, उसका क्या नाम है? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। ये कहाँ से लिया गया? तो ये भी एक उपनिषद का ही पार्ट है जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं
क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने श्लोक पर क्वेश्चन ना पूछ के शब्द पर क्वेश्चन पूछे हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का भाग है, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, अब जब इतनी बातें समझ गए तो अब हम आगे करके एक एक चीज़ को पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की कार्यक्रम संपन्न हुआ, या कहें 18वां G20 सम्मेलन काफ़ी धूमधाम से और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। शुक्रिया उन सभी नेताओं का जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को गौरवान्वित किया। और शुक्रिया उन हर एक कर्मचारी का जिन्होंने भारत को दिखा दिया दुनिया के सामने कि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, वो कितनी ग्लोरीफाई है। यानी कि हम जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास की जो बात करते हैं, वो कितनी प्रासंगिक है। ठीक है, तो इस G20 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भारत में आयोजित किया जाने वाला पहला सम्मेलन था G20 का। यानी कि विगत 17 सम्मेलन जो हुए वो भारत में नहीं हुए, अलग अलग देशों में हुए। समझ रहे हो, टोटल जब 20 देश हैं। अब बात आती कि ये क्या इससे पहले भारत को मौका नहीं मिला था? तो विगत वर्ष 19 के दौरान मौका मिला था, लेकिन भारत ने अपनी जो अध्यक्षता थी उसको पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि भारत चाह रहा था कि जब हम G20 शिखर सम्मेलन अपने यहाँ आयोजित करें वो काफ़ी भव्यता से आयोजित करें। हमारे पास उस समय ये जो हॉल बना है जिसको हम भारत मंडपम बोलते हैं, वो नहीं बन पाया था, तो इसलिए हमने इंडोनेशिया को दे दिया था। इंडोनेशिया के बाद अब हमें G20 की अध्यक्षता करने को मौका मिला। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत ने कौन सा शिखर सम्मेलन था, तो पहला शिखर सम्मेलन था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। मैंने बताया ये कहाँ से लिया गया है, ये महाउपनिषद का पार्ट है। महाउपनिषद किसका पार्ट है? ये विष्णु उपनिषद का हिस्सा है। अब आपको कुछ फैक्ट याद हो कि भारत में 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। क्लियर, ये बातें याद रखना है। संहिताएं कई हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कई हैं, उपवेद कई हैं, वो आपको नहीं याद रखने, वो जब एंशिएंट इंडिया पढ़ाऊंगा तब आपको याद रखना। ठीक है, अगला जो इस पे क्वेश्चन बनेगा वो है नई दिल्ली घोषणा को लेकर, कि हाल ही में चर्चा में रही न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है G20 से। अब यहाँ पर एक बात आपको समझाऊं, जब भी ये शब्द जुड़ जाता है ना कि हाल ही में, तो हाल ही का मतलब होता है उस समय जो नई दिल्ली की घोषणा या उस समय किसी देश की जो घोषणा है। जैसे आप सुनते होंगे कि बीजिंग डिक्लेरेशन, तो बीजिंग डिक्लेरेशन का संबंध तो महिला से रिलेटेड था। ठीक है, लेकिन अगर कुछ वर्षों के बाद बीजिंग में फिर से कोई ऑर्गेनाइजेशन गठित हुआ और वहाँ पर फिर से कोई डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई, तो वो महिला ना होकर उस समय की करंट वाली घोषणा मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे नई दिल्ली घोषणा को आप अभी G20 से ही रिलेट करेंगे। अगला जो इस पे डेप्थ क्वेश्चन बनेगा कि इस घोषणा में था क्या, तो रूस यूक्रेन तनाव को से लेकर धारणी विकास तक की बात की गई। धारणी विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हर एक संसाधन का सतत रूप से उपयोग करना। हमें पता है कि 17 SDG गोल्स हैं। ठीक है, और इंडिया उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लियर, फिर इसी में एक और संगठन की बात की गई, अलायंस की शुरुआत की गई, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। इसे हम अपने पार्ट 2 के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये बायोफ्यूल को लेकर एक अलायंस बनाया गया। अब बात कर लेते हैं कि G20 ये कब बना, तो इसे 1999 में, ठीक है, 1999 में बनाया गया था। किस चीज़ को लेकर? एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर थे, केंद्रीय बैंक मतलब विभिन्न देशों का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक है RBI। ठीक है, तो RBI और जो हमारे यहाँ के वित्त मंत्री हैं, ठीक है, आज के समय में जैसे आप देखते हो कि निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, तो हमारे जो
क्या नाम है, मैं देखो उनका नाम तक भूल गया, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, बड़ा अच्छा नाम है, शशिकांत दास जी। ठीक है, तो शशिकांत दास जी और निर्मला सीतारमण जी जैसे लोग मिलकर इस संकट से, वित्तीय संकट से निकलने के लिए इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है। क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गठित किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये अगर क्वेश्चन बन जाए कि इसका गठन शीत युद्ध के बाद हुआ, तब सही है, क्योंकि शीत युद्ध का अंत 1992 में हो गया था। तो इस लाइन को आप याद रखना, इतने प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर बात आती कि G20 में कौन कौन से देश हैं। यूपीएससी ने ऑलरेडी देखो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, अभी मैं आपको बैक ईयर भी दिखा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ ऐसा प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है। वैसे मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कई बार, तो आप खुद ही बैक ईयर में देख लेना। ठीक है, कि अभी मैं बस यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि जो नए बनेंगे उस पर ध्यान दो। ठीक, तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि क्या 195 देश हैं दुनिया में। कई सारे लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि दुनिया में टोटल कितने देश हैं। तो पूरी दुनिया में लगभग 245 देश हैं, लेकिन 245 देश जो हैं उनमें 50 देशों पर किसी न किसी बड़े देश का कब्जा है। जैसे चारगोज आर्कीपिलगो पर ब्रिटेन का कब्जा है। ठीक है, मॉरिशस पर फ्रांस दावा करता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे आइलैंड या कंट्री हैं उन पर किसी न किसी देश की अभी भी औपनिवेशिक दास्ता या आइलैंड पर दास्ता है। ठीक है, तो मानकर ये चला जाता है कि जो रजिस्टर्ड हैं वो हैं 195, और इन 195 कंट्री में 193 यूएन में रजिस्टर्ड हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर सिंपल कोई प्रश्न पूछे कि पूरी दुनिया में कितने देश हैं तो आप बोलना कि सर 245। यूएन में कितने रजिस्टर्ड हैं 193, वैसे कितने हैं 195। ठीक, अब जो ये G20 वो 20 देशों का समूह है, जिसमें भारत है, अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, मैक्सिको, टर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय यूनियन। अब यहाँ कन्फ्यूज मत होना, साउथ अफ्रीका अलग चीज़ है, अफ्रीकन यूनियन अलग चीज़ है। अफ्रीकन यूनियन में काफ़ी सारे साउथ अफ्रीका के देश हैं मेंबर, लगभग 50+ मेंबर उसमें हैं। ठीक है, उसी का ये पार्ट है साउथ अफ्रीका। ठीक, तो यहाँ पर अफ्रीका यूनियन भी इसका अब मेंबर बन गया, यानी कि ये G21 हो गया। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इसको हम आगे पढ़ें इससे पहले एक शब्द देख लेते हैं, ट्रोइका। ठीक है, ट्रोइका का क्या मतलब होता है। ये एक रसियन वर्ड है। इस ट्रोइका का मतलब होता है, मतलब ये पहले यूज किया जाता था घोड़ों के लिए, बट इसका यूज हो रहा है G20 के लिए। ट्रोइका क्या करता है, ट्रोइका का मतलब है कि 3 लोग। ठीक है, 3 लोग का मतलब 3 देश, अर्थात वो 3 देश जो पास्ट में, जो प्रेजेंट में और जो फ्यूचर में इस G20 की अध्यक्षता करेंगे, उनका मिला जुला रूप है। अब आप बताओ, पास्ट में किस देश ने अध्यक्षता की थी G20 की, इंडोनेशिया ने। प्रेजेंट में किसने अभी अध्यक्षता की है, इंडिया ने। और फ्यूचर में कौन करेगा, ब्राज़ील। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2023 के ट्रोइका में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। ठीक है, ये 3 देश इसमें शामिल हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए अब देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें कि 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनज़र तथा वर्ष 2009 में इसे राज्य शासन प्रमुखों के स्तर तक अपग्रेड किया गया था। इसकी अध्यक्षता कैसे होती, क्रमिक रूप से अध्यक्षता की जाती। क्रमिक रूप का मतलब ये होता है नाम के आधार पे, जैसे ए से अमेरिका है, ठीक है, आई से इंडिया है, बी से ब्राज़ील है, तो इस सीक्वेंस में अध्यक्षता की जाती है। समझ गए। किन चीज़ों पर फोकस करता है, पहले तो इसका फोकस केवल इकोनॉमिक इशू पर था, बट अब ये हर तरीके पे काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, हेल्थ पर, एग्रीकल्चर पर, एनर्जी पर, इन्वायरमेंट पर, जलवायु परिवर्तन पर यानी क्लाइमेट चेंज पर, भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर और ट्रेड पर। समझ गए। तो इसका कोई एक फिक्स क्षेत्र नहीं है, या कहें कोई एक फिक्स एरिया नहीं है। तो ये बातें आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है कि हाँ सर इसका कोई एक फिक्स एरिया नहीं है। क्लियर। अब बात आती है इसी G20 के अंतर्गत एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जो कि पूरी तरह से डिजिटल है। इसका क्या काम है,
इसका काम ये है कि बड़े स्तर पर सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाना, अर्थात ये सतत विकास लक्ष्यों को या जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं उनको प्रमोट करने का काम करता है। तो इंडिपेंडेंट रूप से इस पे प्रश्न आएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध निम्न में से किस संगठन से है, तो आप बता देना G20 से। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा 2023 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में इन पर प्रश्न आ चुका है इसी लाइन पे, ठीक है। तब मैंने G20 को जो पढ़ाया था वहाँ पर ये लाइन मैंने पहले ही कवर करा दी थी। इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पर भारत सरकार का जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग करते हुए या कहें मिलकर जो यूएन का संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में एक तरीके से सामूहिक कार्रवाई की, या कहें आप कह सकते हो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का काम किया है। समझ गए। अब आपको इसके अलावा नहीं याद रखना है। अब वही पुरानी बातें रिपीट होंगी वसुधैव कुटुंबकम के लोगो को लेकर, ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया ये लोगो डिज़ाइन किया सुदर्शन पटनायक जी ने। वसुधैव कुटुंबकम जो ये नाम आया ये आया महाउपनिषद से, ठीक है। बार बार याद करा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये किसका पार्ट है, ये है विष्णु उपनिषद का पार्ट। फिर मैंने बताया कि इसी तरह का एक श्लोक और है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो किसका पार्ट है, तैत्तिरीय उपनिषद का। क्लियर। इसकी थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस पे 7 पंखुड़ियाँ या कहें कि 7 पत्तियाँ क्यों हैं या कलियाँ क्यों हैं, क्योंकि ये 7 कॉन्टिनेंट को शो करता है। पृथ्वी को क्यों दिखाया जा रहा, क्योंकि वसुधैव की बात हो रही, क्योंकि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, ठीक है। भारत और इंडिया नाम क्यों यूज किया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। बाकी एक भारत वर्सेस इंडिया पे एक हमारा वीडियो आएगा, हमारी संस्कृत हमारे संस्कार नामक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कुछ दिनों बाद, कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, इसका क्या सेंस है और एसे की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है उसको लेकर हम कराएंगे, ठीक है। साथ ही वसुधैव कुटुंबकम को लेकर भी उसमें मैं एक एसे के रूप में क्लास पूरी लूँगा उसी हमारी संस्कृत हमारे संस्कार प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप यूट्यूब चैनल पर अपना जो बेल आइकन होती है ना उसको प्रेस कर दिया करो। देखो यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करो या ना करो, मैं ऑलरेडी अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करता हूँ, जानबूझकर नहीं किया हूँ, क्योंकि एडवर्टाइज मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप क्लास देख रहे हो और बीच में 4-4 5-5 एडवर्टाइज आ जाएं। तो अगर आप ये सोचकर सब्सक्राइब करते हो या बेल आइकन दबाते हो कि मास्टर को पैसा मिलेगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हमारा उद्देश्य है आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो जब आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बगल में एक बेल आइकन होती है, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जब हम कोई वीडियो भेजेंगे ऑटोमेटिक आपको यूट्यूब जब खोलोगे तो सामने ही दिख जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब वही बात कि भारत पहली बार G20 देशों की सम्मेलन की अध्यक्ष कर रहा है। इसमें एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य थीम है, या कहें वसुधैव कुटुंबकम थीम है। इस थीम का अर्थ क्या है, इस थीम का अर्थ है कि मानव हो, पशु हो या पौधे हों या फिर सूक्ष्म जीव, पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग रहते हैं वो सब मिलजुल कर रहते हैं, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का कोई बैर नहीं है। यानी कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात आती कि इस G20 के जो वसुधैव कुटुंबकम है इसमें कलर यूज किए गए। तो कितने कलर हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे वाले कलर। राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर यूज होते हैं, 3। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि 3 होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में 4 कलर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है 3 ही कलर है, नहीं 4 कलर होते हैं, एक केसरिया, एक सफ़ेद, एक हरा और एक नीला। जो व्हील है वो तो ब्लू है ना, तो कलर 4 हो गए। और यूपीएससी ने वैसे 2023 में राष्ट्रीय ध्वज की माप को लेकर क्वेश्चन पूछा है। हालांकि वो इसलिए पूछ लिया क्योंकि हर घर तिरंगा जब पहल शुरू की गई थी सरकार के द्वारा तो उसको 2021 में ही 22 में ही पूछना चाहिए था, बट नहीं पूछा था, उसको नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन कर दिया। क्लियर। अब इस लोगो में जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल को पृथ्वी के साथ चित्रित किया गया है। ये क्या कर रहा है, समकालीन चुनौतियों के बीच विकास की संभावनाओं को दर्शाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि G20 सम्मेलन के दौरान जिस कमल को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया उसका शाब्दिक अर्थ है या उसका मूल संदेश है,
तो ये लाइन दे सकता है कि समकालीन चुनौतियों के बीच विकास की संभावनाओं को दर्शाना। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर बात आती है कि इसका अर्थ क्या है। इस श्लोक का अर्थ है संघर्ष और पृथकता की भावना का त्याग कर एक दूसरे से सहयोग का मार्ग प्रशस्त करें। मतलब एक टीम की भावना की तरह काम करें। हम ये ना करें कि आपस में हम लड़ भी रहे हैं और बात वसुधैव कुटुंबकम की कर रहे हैं। जैसे अभी मैं कल ही न्यूज़ देख रहा था, तो चाइना को लेकर एक न्यूज़ आई है कि चाइना जब यहाँ पे आया था, चाइना के जो डिप्लोमेट थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे, हालांकि चाइना के जो राष्ट्रपति थे वो नहीं आए थे, तो चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर आए तो उनके साथ जो लोग आए तो वो अपने साथ एक बैग में जैमर लाए थे। मतलब जो कि डिप्लोमेसी के हिसाब से ख़राब चीज़ है। मतलब वो चाहते थे कि वो जो बातचीत करें वो दुनिया में कोई ना जान पाए। तो उसको लेकर काफ़ी इशू हुए, आप मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ेंगे। वो हमारे काम की तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब मन में कटुता है फिर भी G20 में वो आ गए, ठीक। अब बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम क्या यहाँ पर थीम ही है या कहीं और भी यूज किया गया है। तो भारत की जो नई संसद बनी है ना, वहाँ पर भी इस श्लोक को काफ़ी सुंदरता पूर्वक उकेरा गया है, ठीक है। साथ ही जो मद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, जो कि महाभारत का एक पार्ट है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरी की पूरी कहानी सिखाते हैं या कहें कि पूरा का पूरा एक ज्ञान देते हैं, ठीक है, उसका भी ये पार्ट है। उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है, ठीक है। तो इसीलिए कई बार ऋषि मुनि या लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वसुधैव कुटुंबकम सबसे पहले किसने कहा, किस मुनि ने कहा। तो ये तो नहीं पता, लेकिन सबसे पहले लिखा कहाँ ये पता है कि महाउपनिषद में, ठीक है। धरती परिवार इसका अर्थ है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अब ये वो पूरा श्लोक है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये महोपनिषद के अध्याय 6 के श्लोक 71, ये 71 है 71 उसका है। लेकिन हम क्या यूज करते हैं, केवल इतना ही, ठीक है। तो ये पूरा श्लोक है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम का पूरा श्लोक क्या है, या ये श्लोक दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किस उपनिषद का भाग है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये महोपनिषद का पार्ट है। इंग्लिश की अगर बात करें तो दिस इज माइंड दैट इज हिज से द स्मॉल माइंडेड द वाइज बिलीव दैट द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। कितना अजीब लग रहा है पढ़ने में। संस्कृत इसीलिए संस्कृत है, इसीलिए उसको देववाणी बोलते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है पूरे श्लोक का, यह अपना है और यह अपना नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त अथवा बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। मतलब ये कहना चाहता है, जैसे आप जानते हो ना श्री IAS एकेडमी की टैगलाइन क्या है, आपकी अपनी एकेडमी। ये कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम का एक छोटा सा अंश है। मैं अगर ये कहूँ ये मेरी एकेडमी है, मैंने इसको बनाया, तो ये मूर्खता है, क्योंकि मैं हो ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इंसान नहीं बना सकता, वो प्रकृति प्रदत्त ज्ञान का उपयोग करके कोई चीज़ बनाता है। इसलिए ऋणी उसका हमेशा रहना चाहिए। और जब आप ये कहते हो ना कि ये आपकी है, तो अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहीं पर भी ये यूज़ नहीं करता हूँ कि मेरी एकेडमी है, मैं इसका फाउंडर हूँ, फलाना, ये सब चीज़ें ये बेकार हैं। तो आप भी जब अपने जीवन में बने, IAS बने या कुछ भी बने, तो ये मानकर चलें सारी दुनिया आपकी है, सब आपके मित्रगण हैं, ठीक है। अब यही है कि श्लोक में क्या मिलता है, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये हमारे पढ़ाने वाला काम तो है नहीं, ठीक है। निष्काम कर्मयोग गीता से भी प्रेरित है। अब इसके कई प्रकार के अर्थ हैं, आप इन अर्थों को देख लेना। हो सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या दे दे कि सर्वाधिक निहितार्थ या कहीं इसका सारगर्भित अर्थ है, तो इनमें से कोई भी एक दे देगा तो पहली लाइन ही सही होगी, ठीक है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में। पूरा श्लोक क्या है, देखो वही बात है ना, महोपनिषद है, 71वां श्लोक है, लघु उपनिषद है जो विष्णु उपनिषद के उपनिषदों के समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे रिपीट हो गई है, तो यहाँ पे बताने की इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। क्लियर। अब बात आती है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो किसी को नहीं पता, ये बात मैंने आपको बता दी। बाकी आप ये पढ़ लेना, ठीक है। इसमें पढ़ाने लायक ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। PDF ऑलरेडी मैं इसकी आपको दे चुका हूँ।
यूट्यूब पर सॉरी टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पर वही बातें हैं कि जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि सर्वे भवन्तु सुखना, उसी तरह तत्त्वम् असि भी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और श्लोक का जिक्र किया, लोको समस्ता सुखिनो, सभी लोग सुखी रहें, वैसे ही है जैसे सर्वे भवन्तु सुखना वाला है। तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। गीता में क्या कहा है, चौथे अध्याय में क्या कहा है, ये यहाँ देख लो। बाकी निष्काम कर्म वगैरह आपके एथिक्स का पार्ट है, मैं एथिक्स की क्लास में उसे कवर कराऊंगा, ठीक है। अभी बस देख लो, वसुधैव कुटुंबकम को डिटेल में पढ़ लो, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में बनाना चाहता हूँ ताकि पढ़ने में और समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब हम क्या करते हैं, हम पहले वीडियो देख लेते हैं पूरा एक, कि अच्छा ये क्या था, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, ताकि जब अगली क्लास हम करेंगे पार्ट 2, वहाँ पर भी वीडियो दिखाएंगे तो उसका एक मोटा मोटा अभी से पिक्चर बनी रहे कि अच्छा ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ, फिर पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए इस क्लास से रिलेटेड वो क्या थे वो बताता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर ये देखेंगे कि अन्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं पार्ट 2 के रूप में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले उस वीडियो को। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये है वो वीडियो, ठीक है। ये है हमारा पूरा भारत मंडपम, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन है, ठीक है। बहुत सारी आर्ट एंड कल्चर का यहाँ पे यूज किया गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया। अभी एक और बनना है यशो भूमि, जो कि द्वारका में उद्घाटन हुआ है, तो वो भी ऐसा ही है बेहतरीन, ठीक है। आप देख रहे हो भारत, कितने सारे लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं लगभग, मतलब आप ये समझो कि हमने ये दिखा दिया दुनिया को कि भारत सच में सोने की चिड़िया है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने सोने में खाना क्यों खिलाया, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है, तुम इतना लूट कर भले ले गए हो। समझ के ये मैसेज होते हैं। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, इस वीडियो को मैं थोड़ा रोकता हूँ। बात ये है कि जैसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, मैं भी मोदी जी को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर वो मुझे बेहतर लगते हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया, इस ऑर्गेनाइज में जितना उन्होंने खर्चा किया और उसका जो मैसेज गया, वो हम लोग नहीं समझ सकते। वो केवल और केवल जो बड़े से बड़े डिप्लोमेट्स हैं वही समझ सकते हैं। और वैसे भी आप बताइए, आपके यहाँ जब शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, रिश्तेदार आते हैं, आप वैसे भले ही पूरे महीने कोल्ड ड्रिंक ना पियो, पेड़े या मिठाई ना खाओ, लेकिन जब वो आते हैं तो घर की सफाई करते हो, सारी चीज़ें उनके लिए बेहतरीन, बेडशीट तक बदल देते हो, है ना। तो वही तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने किया। क्या हम उनको ऐसे ही ज़मीन में बैठने देते? तो ऐसा तो नहीं है। और ये सब किया, इससे सोचो हजारों लाखों चैनल्स पर इंडिया इंडिया तो दिखा होगा G20 के रूप में। विश्व का ऐसा कोई बड़ा देश नहीं होगा जिसने अपने टीवी चैनल पर ना दिखाया हो। तो इंडिया की क्या हुई, एडवर्टाइज हुई। अब इससे क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो टूरिस्ट होंगे वो आएंगे, देखेंगे, इसको देखेंगे, हमारी आर्ट एंड कल्चर से रूबरू होंगे। तो इससे क्या बढ़ रही, भारत की सॉफ्ट पावर। अब हमने इनको खाना खिलाया, इनके मनपसंद बर्तन में खिलाया, तो ये क्या करेंगे, ये हमारी बातें मानेंगे, क्लियर। तो ये बहुत सारे मैसेज होते हैं, इन चीज़ों को मैं लास्ट में बताऊंगा 5वें पार्ट में कि इसका पूरा कंक्लूजन क्या है, ठीक है। अभी आप इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो ये देखो कितना बेहतरीन अंदर से डेकोरेशन हुआ है। ये संस्कृत के श्लोक हर जगह उकेरे गए हैं। ये पूरा मीटिंग हॉल था जहाँ पे सबने मेन मीटिंग की है। देखो क्या गजब की नक्काशी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, पूरा आर्ट एंड कल्चर का। ये सारी पेंटिंग, इन पेंटिंग्स को हम पढ़ेंगे, ये योग की सारी मुद्राएं, ठीक है। ये हॉल हमारा, ये जितना भी इसमें कल्चरल यूज हुआ है ना, इन हर चीज़ पे क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए मैं इन चीज़ों को पढ़ाऊंगा। अभी आपको दिखा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप देख लो, फिर जब आप क्वेश्चन करोगे ये आर्ट एंड कल्चर क्या है, ठीक है, कलाकृति क्या है, इनका क्या यूज होगा, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। इसी में आपको ये जैसे जो पीछे पेंटिंग लगी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं यूपीएससी में। आप देखो क्या डेकोरेशन भारत ने किया है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ये नटराज की मूर्ति मिल रही है, इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा, ये जो बौना व्यक्ति है इसका नाम क्या है, बौने का अर्थ क्या है ना। ये हैंडीक्राफ्ट हमारे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं इस पूरी के पूरे
G20 समिट के दौरान, और बहुत सारा हमारा प्रमोशन हुआ। हमारे यहाँ की अलग अलग साड़ियाँ, हमारे यहाँ के अलग अलग शिल्प, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन से शिल्प इसमें करंट में चर्चा में रहे, ठीक है, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के, हर जगह के यहाँ पे कढ़ाई, ये देखो कढ़ाई है, कपड़ों पे जो कढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 9 से 10 सितंबर को था आपका प्रगति मैदान में। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक एक कौन कौन सी कढ़ाई किस किस एरिया की फेमस है, ठीक है। जैसे नॉर्थ में फुलकारी, कासिडकारी, चिकनकारी, पुंजा धुर्रे, ये सब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, अभी बस नाम देख लो। साउथ में सेल क्राफ्ट, लोइन लूम वेविंग, तंजावुर पेंटिंग, कांचीपुरम सिल्क साड़ी। नॉर्थ ईस्ट में कौना क्राफ्ट, पत्थर चित्रा। अरे बहुत जल्दी जल्दी ये जा रहा है, इसको थोड़ा रोकते हैं भाई, है ना। फुलकारी आपने देख लिया। फिर बात आती है साउथ में सेल क्राफ्ट, ये देखो ये मानेगा नहीं, ठीक है। ये फुलकारी हो गया आपका, कसीदीकारी, पुंजा हुरे, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है अगला क्या, अब अगला देखो दिखा रहा है, ठीक है। सेल क्राफ्ट है, लोइन लूमिंग वीविंग है, तंजावुर पेंटिंग है, कांचीपुरम सिल्क साड़ी। ये क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी ने पूछा है सुमेलित करने को कि कांचीपुरम सिल्क साड़ी कहाँ की है, तंजावुर पेंटिंग कहाँ की। तब बच्चे सोचते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जहाँ आपकी नज़र न जाए वहाँ श्री IAS एकेडमी की नज़र जाएगी, और जहाँ यूपीएससी की नज़र जाए वहाँ पर भी श्री IAS एकेडमी की नज़र जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपको IAS बनना है तो। अब ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, कौना क्राफ्ट, पत्ता चित्र पेंटिंग, केन एंड बम्बू क्राफ्ट, हैंडलूम वेविंग। अब ऐसे ही आ जाए क्वेश्चन कि कौना क्राफ्ट का संबंध किस क्षेत्र से है भारत के। जैसे क्वेश्चन आया ना आम को लेकर, आम में हरियाणा वाले स्टेट का नाम दे दिया था, ठीक है, सुपारी को लेकर। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे आपके ईस्ट की। अब ईस्ट में मधुबनी पेंटिंग, ब्रोकार्ड्स, ठीक है, ट्राइबल ज्वेलरी, कांथा एम्ब्रॉयडरी। तो ये कांथा कढ़ाई कहाँ की है ना, इन पे क्वेश्चन बनेगा। ये हम पढ़ाएंगे आपको आर्ट एंड कल्चर में। अभी बस यहाँ नाम देख लो, और जब यहाँ नाम बताऊँगा और जब वहाँ आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊँगा तो वहाँ बता दूँगा कि ये G20 में थे चर्चा में। अब ये क्रोचेट एंड लेस वर्क, है ना, कच्चा काथियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, चंदेरी वीविंग, कोल्हापुरी चप्पल, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन। ये हमारी मूर्ति नटराज की, ये चप्पल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब बहुत सारा यहाँ बिका है। ये चंद्रयान अपना, ठीक है, तमिलनाडु का स्टेट अलग वहाँ पे बनाया गया था, बहुत बड़ा एग्जीबिशन बनाया गया था। लोगों ने यहाँ पे साड़ियाँ परचेज की विदेशियों ने। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के बेस्ट से बेस्ट जो कुक हैं, अलग अलग फील्ड के भी जो लोग हैं पूरी दुनिया में वो कहीं पे भी रहते थे, उनको हमने यहाँ बुलाया ताकि हमारे स्वागत और सत्कार में कोई कमी ना रह जाए, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाती हैं। और देखो ये मानना पड़ेगा कि सच में हमने जो लीड किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बातें कही या जो चीज़ें उन्होंने विजन दिखाया दुनिया को, बेस्ट था, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है ना 100%। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक ही दिन में रेजोल्यूशन आया, एक ही दिन में पास हो गया। मतलब ये इंडिया का मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो आपको परेशान नहीं होना, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको कवर कराएंगे, बस इतनी ही बातें हैं। बाकी ये आगे ये वीडियो आते रहेंगे बार बार, ठीक है। अब हम आपको दिखा देते हैं क्या, अब हम आपको दिखाते हैं बैक ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, कैसे प्रश्न यूपीएससी ने आपसे पूछे हैं। तो देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है आपका 2020 में, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन तो नहीं था उस समय, क्योंकि किसी भी बच्चे को 20 के 20 देशों के नाम नहीं याद हो सकते, लेकिन वो चाहता तो इसको एलिमिनेट कर सकता था, ठीक है। और एलिमिनेट करके आपका इसमें आंसर आसानी से आपको मिल जाता, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको जो देशों के नाम मैंने आपको दिखाए यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये देश तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, मतलब कहीं पे डिज़र्व ही नहीं करते एक तरीके से, ठीक है। जैसे ये लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी ये मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ, एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसी चीज़ें देखा करो ना, तो इनको याद कैसे किया करो। जब भी आपको यूपीएससी ऐसे देशों के नाम देगा तो जानते हो कहाँ से घुमाएगा, आपको घुमा देगा कि जो अरबिया पेनिनसुला है, या कहें कि अरब जो पेनिनसुला है उनके देशों को, या कहें खाड़ी देश के मेंबर को आपको इंक्लूड कर देगा।
और वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप बस मोटा मोटा ये याद कर लो कि अरब पेनिनसुला के आसपास कौन देश होंगे, तो आपको पता चलेगा सऊदी अरब है, टर्की है, ठीक है। बाकी आपको कोई अरब पेनिनसुला के पास का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि बाकी सब दूर दूर हैं। टर्की और सऊदी अरब के अलावा और कोई देश नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या करो कि आप सीधे इस पेपर को देखो और यहाँ देखो सऊदी अरब और टर्की को छोड़कर बाकी सब हटा दो अरब वाले। तो यहाँ ईरान आपको दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। बाकी आपको यहाँ टर्की दिख रहा है, चलो ये तो बात ठीक है। यहाँ सऊदी अरब दिख रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, हमने इसको कट कर दिया। अब हम बड़ी इकनॉमी को देखते हैं। बड़ी इकनॉमी में खास तौर पे जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को जब पढ़ा, देखो मैपिंग कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको क्लास कराऊंगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा ऑस्ट्रेलिया, अब जब मैप देखा करो तो देख लो क्या वहाँ पे न्यूजीलैंड साथ में है, तो पता चलेगा नहीं सर न्यूजीलैंड नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आसपास का इंडोनेशिया है, ठीक है, अर्जेंटीना है, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं है। तो आप इस न्यूजीलैंड को यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ठीक है, ये कट गया। मलेशिया भी इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी दिख रहा है, कनाडा भी दिख रहा है, ये तो पता है कि ये मेंबर हैं, ठीक, आपने यहाँ पे कट कर दिया। अब यहाँ आपको इंडोनेशिया तो पता है इंडोनेशिया है, जापान के अभी आए ये भी आपको दिख गया, साउथ कोरिया यहाँ दिख रहा, सिंगापुर दिख रहा। अब इनको कैसे एलिमिनेट करना है, आप चेक करो, इंडोनेशिया तो है उस रीजन में, लेकिन आपका सिंगापुर नहीं है रीजन में, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंगापुर को एलिमिनेट कर दो, समझ गए, यहाँ से सिंगापुर को एलिमिनेट कर दो, तो ये ग्रुप भी आपका कट गया। अब बचता है केवल ये 4 का, तो आपको पता है अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है और टर्की यहाँ पे है। मैक्सिको को लेकर अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप यहाँ से देख लो, समझ गए। ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना था। दूसरा जो प्रश्न आया था वो प्रश्न आया था 2023 में, यानी कि इसी वर्ष 2023 में। सिंपल था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अधिकांश बच्चों को क्वेश्चन गलत हुआ है इस जगह पे, इस वाले पॉइंट पे उनका क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर अधिकांश लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ। क्लियर। अब गलत क्यों हुआ था, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा G20 से रिलेटेड है, इसलिए गलत हुआ। बाकी ये तो अधिकांश ने गेस कर लिया था कि इकोनॉमी है तो पक्का यही होगा, तो उन्होंने ए लगा दिया, ठीक। जबकि इसका सही आंसर क्या आपका दोनों है, अभी आपने इसको पढ़ लिया। तो ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछ चुकी है। बट अब जो प्रश्न आएंगे वो डेप्थ आएंगे। डेप्थ क्यों आएंगे, क्योंकि यूपीएससी का एक सिस्टमैटिक रूल रहा है कि वो क्वेश्चन बैक ईयर के रिपीट तो करती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर उससे डेप्थ में करती है। तो इसीलिए मैं आपको जब ये 5 पार्ट के अंतर्गत G20 को कवर करा दूंगा, तो आपको पूरे के पूरे जितने भी प्रश्न G20 से रिलेटेड बन सकते हैं वो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने इसी के सेकेंड पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।